जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए साथियों, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल डी एग्ज़ाम जो होने वाला है साथियों, इसमें कुछ हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 है। ऑलरेडी हम 2 प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान पे करा के रखे हैं और हिंदी पे भी हमारा कुछ प्रैक्टिस सेट करा के रखा गया साथियों, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सब प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए साथियों, तो अब हम चलते हैं अगले पहले प्रश्न की तरफ। और आपका पहला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके रूपांतरण को ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है साथियों, उसको हम किस रूप में जानते हैं। तो आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऊष्मारोधन या विकिरण या संवहन या चालन। ठीक, तो ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को साथियों हम चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। तो आपका जो पहले प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है साथियों, फ्रैंक व्हिटलर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? किसका साथियों? फ्रैंक व्हिटलर द्वारा। ठीक, तो आपके ऑप्शंस 2 दिए गए हैं, विद्युत चुंबकत्व का या बेंजीन तरल गैस का, ठीक, या विद्युतीय प्रवाह प्रेरण का या फिर जेट इंजन का। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटलर ने किया था। कौन किए थे? फ्रैंक व्हिटलर द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए साथियों कि जो आपका जेट इंजन होता क्या है, तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किसके साथियों? रैखिक संवेग के संरक्षण के, ठीक है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या होता है साथियों? आपके लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या चांदी, आपके कुछ दिए गए हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सर्वोच्च विद्युत चालक कौन सा होता है? लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, या तांबा या फिर आपके चांदी होते हैं। तो साथियों बता दिया जाए कि ऐसी धातुएं जिसमें आपके ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाए वो क्या कहलाता है? सुचालक धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, और ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है। तो सुचालक के अंतर्गत जैसे चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक पदार्थ होता है। ठीक है, कौन? आपके चांदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन से होते हैं, कौन पदार्थ होते हैं? चांदी होता है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? जातक कथा संबंधित है। जो जातक कथा है साथियों, ये किस चीज से संबंधित है? गौतम बुद्ध जी से, या फिर छत्रपति शिवाजी से, या फिर बाल गंगाधर तिलक से, या ऑप्शन नंबर डी कहता है गांधी जी से। ठीक,
तो जो जातक कथा है साथियों, ये आपके गौतम बुद्ध से संबंध रखता है। किससे? गौतम बुद्ध से। तो इसलिए प्रश्न नंबर 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, ये पूर्व जन्मों से लोकप्रिय कहानियां हैं जिन्हें गौतम बुद्ध के सभी मतों से संरक्षित किए गए। ठीक है, इसमें 35 कहानियां मिलती हैं साथियों। अगर बात की जाए कि इसमें कितनी कहानियां हैं, तो इसमें टोटल जो है आपके 35 कहानियां हैं। ठीक है, चलिए जातक कथा में कुल कितने कहानियां हैं साथियों? तो 35 हैं। और बात कर ले जाए कि ये किससे संबंध रखते हैं, तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है। तो सभी को पता होगा कि जो आपके रामायण है, रामायण के लेखक कौन है साथियों। ठीक है, आपके रामायण में रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के जो लेखक हैं साथियों, वो हैं आपके वाल्मीकि जी। कौन है? रामायण के लेखक कौन है साथियों? वाल्मीकि जी। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ आपका रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ठीक, यह संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है साथियों। ठीक है, किसका? संस्कृत में ये सब लिखित हैं। ठीक, अब अगर बात कर लिए जाए कि इसमें टोटल कितने श्लोक हैं, तो जो आपके रामायण है साथियों, उसमें टोटल आपके 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, कितने? 24,000 श्लोक हैं। ठीक है साथियों, इस बात को नोट रखिएगा। जो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। इस रामायण में टोटल कितने श्लोक हैं? 24 श्लोक हैं साथियों। ठीक है, ये 2400 श्लोकों का महाकाव्य है एक प्रकार से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का एक धातु है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? किसके अवस्था में साथियों? द्रव अवस्था में। ठीक, ऑप्शन दिए गए पारा, ब्रोमीन, सोडियम या फिर हीलियम। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है। ठीक है, ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। किसकी अवस्था में साथियों? द्रव की अवस्था में। ठीक है, अब द्रव क्या होगा आपको पता ही है। ठीक, पदार्थ के अगर बात की जाए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र है। ये किस चीज का सूत्र है साथियों? क्या? CH3 COO CH2 CH3 ये किस चीज का सूत्र है साथियों? ब्यूटानोइक अम्ल का, या फिर मिथाइल एथेनोइड का, या फिर एथिल एथेनोइड का, या फिर प्रोपेनोइक अम्ल का। ठीक, तो प्रश्न नंबर 7 के लिए जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 7 होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, क्या है ये? एथिल एथेनोइड का। ठीक, किसी तत्व के नाम के संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या समूह को ही क्या कहा जाता है? रासायनिक संकेत कहा जाता है। ठीक, तो ये ब्यूटानोइक अम्ल का सूत्र है। किसका? ब्यूटानोइक अम्ल का सूत्र। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोक्लोरिक कार्बन का उपयोग समाप्त करना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है साथियों कि 2030 तक 2030 तक चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोक्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय
संधि है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है साथियों, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? छत्रपति शिवाजी साथियों किस घराने से संबंध रखते हैं आपको बताना है। होलकर से, या गायकवाड़ से, या सिंधिया से, या भोसले से। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा। कहाँ से रखते हैं? भोसले से। छत्रपति शिवाजी भोसले राजघराने से संबंधित हैं। ठीक है। इनका जो शासन हुआ साथियों ये मराठा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मराठा में। ठीक। कब से कब तक हुआ था? तो 1627 से 1680 तक इन्होंने मराठा राज्य के संस्थापक थे। ठीक है साथियों, छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 तक मराठा राज्य के संस्थापक थे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कहता है साथियों, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, या महात्मा गांधी जी, या ज्योतिबा फूले जी, या श्री नारायण गुरु जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन किए थे? महात्मा गांधी जी। पिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ, ठीक, क्या अखिल भारतीय हरिजन संघ हरिजन सेवक स्थापना 1932 में दिल्ली में की थी। कहाँ पे साथियों? दिल्ली में। ठीक। और 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया था। कब साथियों? 1933 में इन्होंने एक पत्रिका का स्थापना भी किया था, जिस पत्रिका का नाम क्या था? साप्ताहिक हरिजन। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? महाभारत को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? टी.एस. सरस्वती अम्मा जी, या फिर किशोरी मोहन मंगुली जी, या फिर वल्लभाचार्य जी, या पंडित राम अवतार शर्मा जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक। कौन थे साथियों? किशोरी मोहन मांगुले जी। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है साथियों? किशोरी मोहन मांगुले जी। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अभी तक आपने भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो में, या फिर आबू में, या कोकाड़ में, या फिर घरचूला में। तो जो सूर्य मंदिर है साथियों भारत के उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? भारत के किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ठीक है। भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी जिले के, कौन सा जिला साथियों? पुरी जिले के कोकाड़ में स्थित है। कहाँ पे? कोकाड़ में स्थित है। ठीक। ध्यान रहे भारत के उड़ीसा राज्य में जिला कौन सा है साथियों? पुरी। ठीक। कोकाड़ में स्थित है। इसे लाल बबुआ पत्थर एवं काले ग्रेफाइट पत्थर से 1236, तब साथियों 1236 से 1264 ईस्वी में गंग वंश के, कौन से वंश के? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। ठीक है। गंग देव द्वारा। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 है। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन में संबंधित है? ठीक।
आंत के अंगों के अध्ययन में कौन सा संबंधित है। ठीक, मतलब साथियों कि विज्ञान का वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आंत के अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, तो विज्ञान की जो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियां का उपयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। ठीक, तो हरी सब्जियां जब आप नहीं खाओगे साथियों तो आपको कौन सी बीमारी होगी, आपको यही इसी चीज को बताना है। तो रात्रि अंधत्व, हरी सब्जियां ना खाने से रात्रि अंधत्व नामक का रोग होता है। कहने का मतलब है साथियों कि हरी सब्जियों में विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए। और विटामिन ए का काम क्या होता है कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। और इस रोग को दूर करने के लिए आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाई जाती है साथियों। हरी सब्जियों का उपयोग न करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। ठीक, जिससे आपको अंधत्व रतौंधी नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। और इस रोग को दूर करने के लिए आपको विटामिन ए को सेवन करना चाहिए। ठीक, अब विटामिन ए के अंतर्गत आप हरी सब्जियां खाइए, जैसे पालक हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ। ठीक, ये सब क्या है? आपके हरी सब्जियां हैं। ठीक है, जितना ही आप हरी सब्जियों का सेवन करेंगे उतने ही आप विटामिन ए के रोग से छुटकारा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम नृत्य मतलब डांस किस राज्य का है? ठीक है, तो मोहिनी के जो है साथियों केरल का डांस है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? RERA शब्द का पूर्ण रूप बताइए। किसका? RERA का पूर्ण रूप बताइए, अर्थात फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन में दिए गए हैं रियल एस्टेट अथॉरिटी या रियल एस्टेट रोडवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, या ऑप्शन नंबर सी दिए गए हैं रियल एस्टेट रिव्यू अथॉरिटी या रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए चित्र, RER का पूर्ण नाम होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, इसका गठन 1 मई 2016 में किया गया था। कब? 1 मई 2016 में। अब ये क्या होता है इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसका उद्देश्य है कि धोखाधड़ी रोकना। ठीक, क्या है? धोखाधड़ी रोकना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, हितों की रक्षा करना और जागरूकता का प्रसार करना। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इसका RERA का। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? जायद फसल के मौसम, यहाँ पे आपको भरना है। क्या होता है? मौसम के दौरान होती है। क्या होती है साथियों? शरद, ग्रीष्म या शीत। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म होता है। ठीक, ग्रीष्म में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा या सबसे सर्वाधिक जो है साथियों वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, गन्नों का भारत में सर्वाधिक उत्पादन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद साथियों आपका महाराष्ट्र में होता है,
फिर आपका तमिलनाडु में होता है, ठीक। फिर आपके कहाँ होते हैं, कर्नाटक में। लेकिन ये क्या है साथियों, ये फर्स्ट नंबर पे, मतलब सबसे पहले इसमें। फिर कहाँ होता है, महाराष्ट्र आप सेकंड नंबर पे रख सकते हो, तमिलनाडु आप थर्ड नंबर पे, उसके बाद सब होते हैं, ठीक है। चलिए, गन्ने की एक प्रमुख बीमारी होती है रेड रोड, ठीक है। क्या होता है साथियों, रेड रॉट, ये भी आप याद रखिएगा, रेड रॉट होता है, ठीक, जिसके कारण गन्ना लाल हो जाता है। गन्ने आप देखिए, कुछ गन्ने ऐसे होते हैं जो रेड कलर के हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, ठीक। तो इस बीमारी का नाम क्या होता है, एक प्रमुख बीमारी, यह एक प्रकार की प्रमुख बीमारी है जिसको हम क्या कहते हैं, रेड रॉट, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है, ठीक है। कहाँ पे, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है, ठीक। प्रश्न नंबर 19 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्या होगा, बी होगा, ठीक है। कैसे देखते हैं, कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है साथियों, ठीक है। विश्व, ये सबसे पहली बात तो ये विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है, ठीक है। अगर वो बात की जाए कि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल स्थान कौन है, तो आप बताओगे अफ्रीका, ठीक है। इस उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, यहाँ के अस्थायी निवासियों को बुशमैन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, बुशमैन। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं। पिग्मी निवासी साथियों घाना में, या विषुवत रेखीय प्रदेश में, या सहारा में, या मोरक्को में। ऑप्शन नंबर बी होगा। पिग्मी मध्य अफ्रीका के विषुवत रेखीय प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। इसकी जातियों का औसत कद लमसम 150 है साथियों। कितना है, 150 सेंटीमीटर होती है, ठीक। तो आज के लिए इतने ही साथियों, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।